हेलो दोस्तों, एक नया टॉपिक फिर मिला है। दो कंसेप्ट जनरली हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट में हम 11th फिजिक्स जो है उसमें यूज करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, एक होता है लामीज थ्योरम। दोनों का बहुत सा यूज है कम्पिटिटिव एग्जाम के। ये दो थ्योरम जानने से क्या होता है कि जो मेरा सवाल लेंदी होता है उसको शॉर्ट बना देता है। बहुत कम टाइम में छोटे से कैलकुलेशन में हम रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं किसी भी सवाल पर। इसीलिए दो थ्योरम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। यदि ये दोनों थ्योरम नहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा किसी भी सवाल को कैसे अडोप्ट करेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल आ जाएगा, कैसे सॉल्व करोगे। साइमल्टेनियस टाइप का सोल्यूशन आ जाएगा, इस इंच से स्टार्ट होगा फिर वहीं पे आ जाओगे, फाइनल सोल्यूशन तक नहीं पहुँचोगे। इसीलिए दोनों प्रिंसिपल को जानना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? एक कोई बॉडी है, ये फोर्स हम एफ लगा रहा है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इस फोर्स लग रहा है तो कोई भी वेक्टर, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन होगा, इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, ओके। ये वेक्टर लाइन ऑफ एक्शन है। इस फोर्स को सेम डायरेक्शन हम शिफ्ट कर सकते हैं उसी लाइन ऑफ एक्शन में, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ये फोर्स एफ हो गया, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये फोर्स एफ हो गया। मतलब इन लाइन ऑफ एक्शन के लोग कहीं भी शिफ्ट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। ताकि कभी कभी हमारा रिजॉल्व, जो फोर्स कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, शिफ्ट करते हैं उस लाइन ऑफ एक्शन के लोग। शिफ्ट करने से क्या हुआ, एक्सटर्नली फोर्स पे तो कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंटरनली फोर्स पे हमारा डिपेंड करता है दोस्तों। आप लोग के ये सिलेबस में नहीं है कि इंटरनली फोर्स को एनालाइज करना, ओके। आप लोग को यही ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सटर्नली पे कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा है। जब आप बीटेक में जाओगे, सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लोगे, तब आपको पता चलेगा कि इंटरनल फोर्स क्या होता है। बहुत सारा बेंडिंग मोमेंट हो गया, शियर फोर्स हो गया, ये सब चीज़ हम इंटरनल फोर्स है। ये सब थ्रस्ट हो गया, ये सब इंटरनल फोर्स है, ओके। वो चेंज होता है सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ लाइन, उसी लाइन ऑफ एक्शन से शिफ्ट करने से सिर्फ इंटरनल फोर्स चेंज होता है, इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल रिएक्शन चेंज नहीं होता है, इंटरनल एक्सटर्नल इफेक्ट चेंज नहीं होता है। इसीलिए एक्सटर्नल इफेक्ट ही पढ़ना है। इसीलिए प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत यूज होता है ड्यूरिंग द रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ओके। चलिए ये हो गया। अब होता है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या, फिर मैं एक बॉडी ले लेता हूँ, इसमें 3 फोर्स है, F1, ये क्या होगा F2, ये क्या F3। इसको वेक्टर फॉर्म। अब अभी क्या बोले, प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी में हम कहीं भी हम रिजॉल्व कर, इसको शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये क्या होगा हमारा F1। अब इसको हम क्या करें, शिफ्ट कर दिए तो ये क्या होगा, मान लेते हैं ये F2 हो गया यहाँ पे, और ये नीचे क्या है, नीचे शिफ्ट करोगे, ये क्या होगा हमारा F3 हो गया, ओके। ये मेरा वेक्टर फॉर्म एक पॉइंट पे हम ले आए। अब रिजॉल्व करना तो आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, कहता है कि हमारा कंकरेंट फोर्स होना, कोप्लेनर फोर्स होना चाहिए। हमारा कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे फोर्स होना चाहिए, और 2 फोर्स किसी तीसरे फोर्स का रिजल्टेंट होना चाहिए। मतलब उसको बैलेंस करना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्योंकि देखो F1 है, F2 अपवर्ड है, ये F3 नीचे है, इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहा है दोनों को। ये नहीं कि आपको ये 3 सग है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F1 F2 F3, यहाँ पे लामीज थ्योरम लगा देंगे, ये गलत है। क्योंकि F1 अपवर्ड, F2 F3, उसका अपवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस करेगा दोनों? ये इक्विलिब्रियम नहीं है। यानी कि लामीज थ्योरम का कंडीशन है इक्विलिब्रियम होना चाहिए और कोप्लेनर होना चाहिए। यदि इसका इंक्लिनेशन मान लेते हैं अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो क्या होता है F2 अपॉन अपोजिट एंगल साइन बीटा, ये क्या होगा F1 अपोजिट एंगल साइन गामा,
और क्या होगा F3 sin अल्फा, ये आपस में बराबर होता है, ये लैमेज थ्योरम होता है। तो देखो कोई दो फोर्स दिया रहेगा, तीसरा फोर्स आराम से निकाल सकते हैं इंक्लिनेशन। ये बहुत यूजफुल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत यूजफुल प्रिंसिपल है ये। इसको यदि आप अप्लीकेशन करोगे, अप्लाई करोगे तो बहुत, यदि वो नॉर्मल प्रोसेस से 10 मिनट लगेगा तो इससे आप 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ये प्रिंसिपल ट्रांसफिनिटी के ही यूज होता है। ओके दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी कभी काइनेमेटिक्स में एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ। कभी कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो होता है, एक्सीलरेशन एक होता है फंक्शन ऑफ टाइम का, एक एक्सीलरेशन हो सकता है फंक्शन ऑफ स्पेस का। तो जो फंक्शन ये क्या होता है, dv अपॉन dt, ये एक्सीलरेशन होता है v इंटू dv अपॉन ds। ये कहाँ से आया, ये प्रूव कर देता हूँ यहीं से। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, dv अपॉन ds कर दो इंटू ds अपॉन dt। देखो कैंसिल आउट यही हो जाएगा। अब ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी इंटू dv अपॉन ds। देखो यही से आया। इसीलिए एक्सीलरेशन के साथ साथ यही नहीं याद रखो, इसके साथ ये भी याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा आपको, कहेगा कि एक्सीलरेशन एक फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ft पुट कर दो, dt और dv, इसको इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगा। फिर वेलोसिटी को हम जानते हैं, वेलोसिटी का जो क्या होगा, ds अपॉन dt, फिर इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आ जाएगा। लेकिन एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन है vs है, तो ये क्या होगा, fs इंटू v dv अपॉन ds। अब क्या करेंगे, fs है फंक्शन, इधर ले जाओ, तो fs इंटू v इंटू dv, ये क्या होगा ds। अब इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सा सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन करते जाओ, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक एक्सीलरेशन दिया हुआ dt, इसीलिए यदि हम एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालते हैं तो इंटीग्रेशन हुआ, फिर इंटीग्रेशन से वेलोसिटी आया तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना है डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन पे जाना है तो हमको डिफरेंशिएशन करना है। एक्सीलरेशन ध्यान रखना है, फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ स्पेस है, तो 2 अलग अलग कंडीशन अप्लाई करना है। उसके रिस्पेक्टिव कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके जो भी हमारा जो टारगेट होगा क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन फाइंड आउट करके हम रिपोर्ट कर सकते हैं आंसर इजीली। ओके, थैंक यू दोस्तों। इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव भी आपको ध्यान में रखना है किसी भी एग्जामिनेशन में यदि आप बैठने जा रहे हैं, जैसे जेईई एडवांस आने वाला है। ओके, थैंक यू।